तेरा मेरा प्यार चैप्टर 55। सोच समझकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब से वो हमारी पोती है और हम तुम्हें हमारी जायदाद से बेदखल करते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, आउट। दादाजी गुस्से में बोले। ये तो गलत बात है, ये घर मेरा भी है, मैं नहीं जाऊँगा। अधीर गुस्से में बोला। पहले था, अब नहीं है। हमने तुम्हें घर से बेदखल किया है, निकलो बाहर। अधीर ईशा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो बेबी, हमें इनकी जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा तो मैं दोबारा कमा लूँगा, चलो। तभी दादाजी ने लाठी अधीर के हाथ पैर पर मारी और बोले, दूर हो जा मेरी बहू, कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। क्या मतलब कि ये आपकी बहू है? अभी तो आप कह रहे थे पोती है, मगर मैं आपका पोता नहीं तो किस हिसाब से ये आपकी बहू हुई? मेरे हिसाब से तो हुई। तुम निकलो हमारे घर से बाहर। दादाजी गड़बड़ाते हुए बोले, मैं मेरी होने वाली बीवी को लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कौन सी होने वाली बीवी जिसे तुमने आज़ाद कर दिया था, अच्छे खासे रिश्ते को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था, वह वाली? दादाजी तंज कसते हुए बोले। दादाजी अब भूल भी जाइए वो बात, सब बातें मैं अब सुधर गया हूँ और मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। अब तो हम दोनों के बीच सब कुछ सही है ना, मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तो अब किस बात के लिए मुझे निकाल रहे हो? हाँ, तो अब शादी करने के लिए तैयार हो तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो हम पर। और अब सब कुछ बातें तुम दोनों ने सही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भविष्य में भी सही रहेगी। तुम इतने अड़ियल, बिगड़े हुए, आवारा, और मेरी पोती इतनी सुशील, सुंदर, संस्कारी। मैं ऐसे ही तुम्हारे हाथ में उसका हाथ नहीं दे सकता। दादाजी गुस्से में बोले। दादाजी, ये मुझ पर अन्याय है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अधीर बोला। बिंदास जाओ, मैं आप पर मेरी होने वाली बीवी को कैद करने के केस में अंदर करवा दूंगा। बिंदास करवा दो, जाओ, निकलो, घर के दरवाजे खुले हैं। दादाजी खुला चैलेंज करते हुए बोले। अधीर झगड़ा करते करते थक गया था। अधीर ने मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी दादी की तरफ देखा। वो जानता था कि दादी सबसे बढ़िया हथियार है उसे बचाने का। दादी अधीर की मासूम शक्ल बनाकर बोला, आप ही कुछ समझाइए ना दादाजी को। मैं क्या कहती हूँ? दादी कुछ बोलने ही वाली थी कि दादाजी ने गुस्से में आंखें दिखाकर कहा, चंद्रिका, तुम चुप बैठो। दादी भी वही चुप होकर बैठ गई। मॉम, डैड, आप कुछ कह समझाइए ना दादाजी को, ये कैसी जिद पकड़ कर बैठे हैं? सिद्धार्थ भोली मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, जिससे कि सीमा जी का दिल पिघल जाए। बापूजी, मैं क्या कहती हूँ? सीमा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी प्रताप जी सीमा जी को रोकते हुए बोले, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी के खिलाफ जाने की, बाकी तुम देख लो बेटा। तभी अधीर की नज़र सिद्धार्थ और काव्या पर पड़ी। काव्या तो बस मुस्कुरा रही थी और सिद्धार्थ दांत दिखाते हुए अधीर की हालत पर हंस रहा था। तो क्यों हंस रहा है गधे? अधीर ने पूछा और सिद्धार्थ को दो झापड़ मारी। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे? मुझे ऐसे देखकर इतना बोला और उसकी बाल खींचते हुए सर को झुकाकर पीठ पर मारते हुए कहा, ये जुल्फ़ें रखी है ना लड़कियों की तरह, इसको कटवा। और क्या लिखा था तूने? बड़ा शौक है ना तुझे किडनैपिंग का, तू अकेले में मिल मुझे, किडनैपिंग सिखाता हूँ मैं तुझे। सिद्धार्थ अधीर के हाथों से खुद को छुड़ाकर दादाजी के पीछे छुप गया और बोला, बड़ों के सामने दाल नहीं गली तो छोटों पर रोक झाड़ते हो, हिम्मत है तो दादाजी से बात करके दिखाओ। बस बहुत हो गया, सब चलो अपने अपने कमरे में, दादाजी बोले। तो अधीर भी सबके पीछे चल दिया। तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? आपने तो कहा ना चलो घर के अंदर, अधीर ने बोला। क्यों भूल गया गधे, तुझे हमने घर से बाहर निकाला है, दादाजी बोले। ये गलत बात है, ये घर मेरा भी है, मैं नहीं जाऊँगा। अब याद आ गया तुझे कि ये तेरा भी घर है? इतने सालों बाद जब फ़ोन करके के तुझे बुला बुला कर थक गए थे हम, तब तुझे याद नहीं आया अपना परिवार? चल निकल मेरे घर से बाहर। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अधीर मना करते हुए अपने कमरे की तरफ ना जाकर ईशा की तरफ जा रहा था। उधर कहाँ जा रहा है? दादाजी ने अपनी छड़ी से रोकते हुए पूछा।
मैं सोच रहा हूँ, जा ही रहा हूँ तो बस एक बार ईशा से मिल लूँ। तू नहीं सुधरेगा, निकल घर से बाहर। और ईशा बेटा, इस गधे से दूर ही रहना, समझ गई? ईशा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। एक अच्छा खासा लड़का देखकर बिन माँ बाप के बच्चे की शादी करवानी है। बहुत काम है। दादाजी अपने कमरे में जाते हुए बोले, दादाजी आप गलत कर रहे हैं। मेरे होते हुए ईशा की शादी आप कहीं और नहीं कर सकते। आप चाहिए तो ईशा से पूछ लो, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। आदिर बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ईशा हमें सड़क के किनारे बेहोश मिली थी। बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला तुमने उसे घर से निकाल दिया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें मिल गए, वरना क्या होता उसका भगवान जाने। डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि गहरा सदमा लगने की वजह से ईशा ने अपनी याददाश्त खो दी है। अब उसे कुछ भी याद नहीं। एक तो अपनी फैमिली ना होने का गम, जिसे दुनिया मना उससे भी अपनाने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा सदमा कोई कैसे सह सकता है? भगवान न करे ईशा को आज कुछ हो जाता। अगर वो हमारी वजह से किसी और को मिलती तो क्या मुँह दिखाने लहर जाते हम आदि को। इस बिना माँ बाप के बच्ची का है कौन? भगवान के लिए अधीर, अब ईशा को अकेला छोड़ दो और उसे भूल जाओ। मैं कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर रहा हूँ। उसकी शादी में कोई रुकावट ना डालना। वैसे खैर, मैं तुम्हें यह सब बता ही क्यों रहा हूँ? तुमने तो पहले ही उसे आज़ाद कर दिया है ना अपने बंधन से, दादाजी जाते हुए बोले और पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा, जिसकी गूंज अधीर के कानों में अभी भी थी। उफ! आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ऐसी हालत हो गई है अधीर की। एक तरफ पूरी फैमिली तो दूसरी तरफ अकेला अधीर। क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।